अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। ये हमारा आज का जो सेकंड टॉपिक है ये है बच्चों स्टेट एंड एक्सप्लेन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ज़्यादा चांसेस यही होते हैं बेटे कि ये इसकी स्टेटमेंट जो है ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है और इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारी एक्सरसाइज में मौजूद है। वो शॉर्ट क्वेश्चन भी इंशाल्लाह आज ही करेंगे। सबसे पहले तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ना, ये जो इससे ऊपर आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा है हीट इंजन, ये वहीं से बेटे बनाया गया। अब देखें हीट इंजन वाला टॉपिक, मैं उसकी डायग्राम अगेन आपको दिखा देता हूँ। अब उसने कहा जी एक आपके पास हाई टेम्परेचर रिजर्वायर होता है, एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर होता है। तो हीट एनर्जी HTR से मूव करके LTR की तरफ जाती है और रास्ते में इंजन लगा होता है जो कि इस हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करवा लेता है या इस हीट एनर्जी के कुछ हिस्सा को वर्क में कन्वर्ट करवा लेता है। अब देखें क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं ये LTR को उतार दूं, सिंपल एक HTR रहने दूं और ये इंजन रहने दूं और कहूं कि जी मैं हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करवा लूंगा? तो बच्चों ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हीट एनर्जी ने फ्लो ही तब करना है जब HTR और LTR होंगे। यानी यहां से हीट एनर्जी ने हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करना है। तो जब हीट फ्लो करेगी ना तो तभी वो वर्क में कन्वर्ट होगी। अगर मैं LTR को उतार दूं, अगर बच्चों मैं LTR को उतार दूं तो इसका मतलब है कि अब हीट का फ्लो ही नहीं हो रहा, क्योंकि हीट को लो टेम्परेचर वाली बॉडी मिलेगी तो उसकी तरफ जाएगी ना। तो अगर मैं LTR को उतार दूं तो फिर हीट एनर्जी फ्लो ही नहीं कर सकती, तो फिर ये चाहे जितना मर्जी एफिशिएंट मैं इंजन यहाँ पे लगा दूं वो वर्क नहीं करेगा। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ना, ये हमें इसी बारे में बताता है। देखिएगा इसकी दो स्टेटमेंट्स हैं। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कैल्विन स्टेटमेंट फॉर वर्किंग ऑफ हीट इंजन, वो ये इसकी लॉर्ड कैल्विन स्टेटमेंट यही आपसे पूछी जाती है शॉर्ट क्वेश्चन में। इट इज इम्पॉसिबल टू मेक अ हीट इंजन which converts all the heat absorbed from a hot reservoir into work without rejecting any heat to sink, और देयर इज नो परफेक्ट हीट इंजन। अब देखें, अब ये जो हीट इंजन है ना, इसकी एफिशिएंसी हमेशा लेस देन 100 होगी। 100% एफिशिएंट कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाली टर्म कभी भी जीरो नहीं हो सकती। आगे पढ़ेंगे कि आपने अगर इसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है तो आप क्या करते हैं। अब वो कहते हैं, वो हमें जो लॉर्ड कैल्विन है वो कह रहा है कि कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं बनाया जा सकता जो यहां से जितनी हीट एब्जॉर्ब करे वो सारी की सारी हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट कर दे और इस वाली साइड पे कोई हीट ना आए। बच्चों जब मैं ये कहता हूं ना कि 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे, इस साइड पे कोई हीट ना आए, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली यही बनता है कि जी यहां पे कोई लो टेम्परेचर रिजर्वायर जो है ये मौजूद नहीं है। तो लो टेम्परेचर रिजर्वायर के बगैर कोई हीट इंजन नहीं बनाया जा सकता। तो दूसरी उसकी सूरत यह है कि कोई भी परफेक्ट हीट इंजन नहीं हो सकता, मतलब जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। लेट द इंजन एब्जॉर्ब्स द क्वांटिटी ऑफ हीट Q1 फ्रॉम द हीट सोर्स एट टेम्परेचर T1, it does work W, rejects heat Q2 to low temperature reservoir at temperature T2। अब वो कहता है जी फर्ज करें हमारे पास एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर T1 है, एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर T2 है। तो ये जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है इसने यहाँ से Q1 हीट को एब्जॉर्ब किया और यहाँ पे उसने Q2 हीट को रिजेक्ट किया। यही उसने चीज़ यहाँ पे बताई है। As the working substance goes through the cyclic process in which the substance eventually returns to its initial state। ये बात भी हम पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि हम लोग हीट इंजन को साइक्लिक बनाते हैं ताकि हमारे वर्किंग सब्सटेंस की स्टेट चेंज ना हो। थस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। ये वर्किंग सब्सटेंस की बात कर रहे हैं बच्चों। जब वो साइक्लिक प्रोसेस से गुजर के आएगा तो वो अपनी इनिशियल कंडीशन पे, इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाएगा, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो जीरो होगा। Hence, according to first law of thermodynamics, the net work done Q is equal to delta U plus W। अब डेल्टा U आपने जीरो किया हुआ है तो Q is equal to W आ जाएगा। यहाँ पे देखें उसने वर्क की जगह पे, डेल्टा U की जगह पे तो जीरो लगा दिया, और वर्क हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि वो Q1 माइनस Q2 के इक्वल, तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W। अब देखें Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W आ गया, इसको भी उसने रीअरेंज कर दिया, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। अब ये जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है उसकी हमारे पास इक्वेशन बन जाती है कि जो हीट एब्जॉर्ब और हीट रिजेक्टेड, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, इसका इफेक्ट। अच्छा इससे पहले ना ये जरा देख लें डायग्राम यहाँ पे जो बनी है। ये कह रहा है जी टेम्परेचर T, ये हीट इन आ रही है सिस्टम में, वर्किंग सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब करके ला रहा है, और ये हीट इंजन, और ये सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। ये वाली जो लाइन है ना, ये हमें बता रही है कि दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा कोई हीट इंजन नहीं बनाया जा सकता।
अब देखिएगा जी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सिक्वेंस क्या है। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर एसेंशियल फॉर द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। कि जब भी आपने हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करना है, जब भी आपने हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमें दो बॉडीज चाहिए होंगी जो कि डिफरेंट टेम्परेचर पे हों, जैसे एक HTR और एक LTR। ये होना हमारे लिए कंपलसरी है। अगर हमारे पास सिर्फ LTR है तो भी हम हीट इंजन नहीं बना सकते, अगर हमारे पास सिर्फ HTR है तो भी हम लोग हीट इंजन नहीं बना सकते। इसकी रीजन क्या बेटे, कि जब तक हमारे पास दो डिफरेंट टेम्परेचर वाली बॉडीज नहीं होंगी ना, तो हीट का फ्लो पॉसिबल नहीं है। A single heat reservoir, no matter how much energy it contains, cannot be made to perform any work. आप सिर्फ HTR ले लें, LTR ना लें, उसके पास जितनी मर्जी उसको हीट एनर्जी दे दें, आप उस हीट एनर्जी को यूज नहीं कर सकते, उससे वर्क नहीं करवा सकते। Hence, for the working of heat engine, there must be a source of heat at high temperature and a sink at low temperature to which heat may be expelled. तो हीट इंजन बनाने के लिए आपको हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे लाजमी तौर पर रिजर्वायर्स चाहिए होंगे। थस इट इज़ ट्रू फॉर ओशंस एंड आवर एटमॉस्फेयर विच कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी बट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल मैकेनिकल वर्क। अब देखें, वो कहता है जी ओशन के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, हमारे एटमॉस्फेयर के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन हम लोग अपने एटमॉस्फेयर से लो टेम्परेचर के ऊपर कोई रिजर्वायर नहीं बना सकते। अगर हमें कोई एक ऐसी बॉडी बनानी है ना कि जिसका टेम्परेचर हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे एनवायरनमेंट से कम है, जिसका टेम्परेचर हमारे एनवायरनमेंट से बच्चों क्या है, कम है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा जी, हमें उस बॉडी के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर वर्क करके हम उसे ठंडा करके अपने एनवायरनमेंट से नीचे लेके जाएंगे। तो जब हमने वर्क ही खुद ही करवाना है, तो फिर मतलब हम एनवायरनमेंट के वर्क को, हीट को कैसे वर्क में कन्वर्ट करेंगे, मतलब हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसलिए वो कहता है कि हमारे ओशन और एनवायरनमेंट के पास जो कि बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी मौजूद है, लेकिन हम इनकी हीट एनर्जी से कम टेम्परेचर के ऊपर कोई रिजर्वायर नहीं बना सकते, इसलिए हम लोग इनके हीट्स को यूज़ नहीं कर सकते। द रीज़न फॉर आवर इनएबिलिटी टू यूटिलाइज द हीट कॉन्टेंट्स ऑफ ओशन एंड एटमोसफेयर इज दैट देयर इज नो रिजर्वायर एट अ टेम्परेचर लोअर देन एनी वन ऑफ टू। ये जो बात मैं आपको बता चुका हूँ कि इनसे कम टेम्परेचर का कोई रिजर्वायर हमारे पास मौजूद नहीं है। अब उसने नोट लिखा हुआ जी, इन प्रैक्टिस द पेट्रोल इंजन ऑफ अ मोटर कार एक्सट्रैक्ट्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड कन्वर्ट्स अ फ्रैक्शन ऑफ दिस एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी और वर्क एंड एक्सपेल्स द रेस्ट टू एटमॉस्फेयर। कि हमारी गाड़ियों के अंदर जो इंजन लगा होता है उसमें फ्यूल बर्न होता है, फ्यूल की बर्निंग से जो है वो उसको एनर्जी को या उसको हासिल करता है, और उसका कुछ हिस्सा जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में इस्तेमाल कन्वर्ट होता है, बाकी हीट की फॉर्म में फ्रिक्शन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो होती है वो एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाती है। पेट्रोल इंजन कन्वर्ट्स रफली 25% एंड डीजल इंजन 35 to 40% अवेलेबल हीट एनर्जी इनटू वर्क। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, आप इसको नोट करेंगे। अब इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन बेटे देखते हैं साथ। ये बेटे देखिएगा 11.8, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन दैट विल नॉट एक्सपेल हीट इनटू एटमॉस्फेयर। क्या कोई ऐसा हीट इंजन बनाना पॉसिबल है जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हीट एनर्जी को एक्सपेल ना करे। मतलब ये है कि क्या कोई ऐसा हीट इंजन बनाना पॉसिबल है जिसमें लो टेम्परेचर रिजर्वायर ना हो, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो तमाम हीट इंजन्स के लिए लो टेम्परेचर रिजर्वायर के तौर पर एक्ट करेगा। तो LTR के बगैर तो कोई हीट इंजन नहीं बनाया जा सकता। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इफ इट इज़ पॉसिबल देन इट विल बी वायलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स which states that it is not possible to construct a heat engine that will not expel heat into atmosphere। वो कहता है कि अगर ऐसा पॉसिबल हो ना, हम कोई एक ऐसा हीट इंजन बना सकें जो हमारे एटमॉस्फेयर में हीट को जो है वो एक्सपेल किए बगैर ही सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे, तो ये फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की वायलेशन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ऐसा कोई हीट इंजन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है बच्चों, ये हमारा आज का काम है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।